अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि अमेरिका की तरफ से जो थैंक यू कहा गया है उसके ऊपर हुकूमत ने खुशियां तो बड़ी मना ली हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए क्या एक अच्छी खबर है या कोई परेशान कुन सूरत हाल है? क्योंकि जो मंजरनामा बनता नजर आ रहा है वो तो काफी तशवीशनाक है। और इससे एक जवाब भी मिल जाता है कि क्यों रिचर्ड गर्नैल अच्छे खासे इमरान खान की रिहाई की ट्वीट्स करते हुए और इस मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाते हुए अचानक से खामोश क्यों हो गए, और ट्रंप ने हलफ भी उठा लिया, इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई बात क्यों नहीं की गई। तो काफ़ी सारी चीज़ों की डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो जवाब काफ़ी मिलते नज़र आते हैं। इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी अब बैठ के बाकायदा पाकिस्तान की तारीफ भी की है, शुक्रिया भी अदा किया है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। क्यों पीटीआई जो है वो इत्तेहाद नहीं बना पाई है अभी तक, और आगे का जो प्लान है वो क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर आखिर में सहाफ़ियों के हवाले से एक और ख़बर आपको देंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले ज़रा आलमी मंजरनामे की बात हो जाए, क्योंकि ये बात काफ़ी हैरान कुन थी कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैप्टर्स थे वो ख़ास तौर पर अमेरिका में इस बात के ऊपर काफ़ी पुरुम्मीद थे कि ट्रंप के हलफ उठाने के फ़ौरन बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो फौरी तौर पर कोई ट्वीट कर सकते हैं, कोई बैकडोर राब्ता हो सकता है जिसके तहत इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा सकता है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। तो इस हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल जो है वो भी पहले ट्वीट कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से भी ये ट्वीट्स आने का सिलसिला बंद हो गया। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप से जो एक्सपेक्टेशंस थी, अगर उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया अब तो 1 महीने से ज़्यादा बल्कि 1.5 महीना हो गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, जो विल्सन ज़रूर अपने तौर पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं और वो तो कोई बिल भी लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल को अब जो वाक़या पेश आया है कि जो खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, तो उसके साथ अगर देखें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद ये खामोशी की वजह यही थी, या कोई इस तरह का जो डायरेक्टली कोई मुतालबा नहीं किया गया तो उसकी भी वजह यही थी कि इन्होंने CIA ने चूँकि इस बारे में अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू पाकिस्तानी हुकाम को इस दहशतगर्द से मुतालिक, जिसको अब अमेरिका के हवाले किया है पाकिस्तान ने, तो इस दहशतगर्द से मुतालिक जो आइडेंटिटी थी इसकी और जो इससे मुतालिक इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की, और फिर इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करके वो बंदा पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये चूंकि एक बैकडोर सिलसिला चल रहा था, तो इसी वजह से शायद अमेरिका ने फिल वक्त इस हुकूमत को या पाकिस्तानी हुकाम को इस मुतालिक कोई यानी दूसरी हवालों से कोई ज़्यादा सख्त पैगाम नहीं दिया था अभी तक। अब ये मामला तो हो गया, इसके ऊपर थैंक यू भी बोल दिया गया है, लेकिन आगे की सूरत हाल क्या है? आगे की क्या यही सूरत हाल है कि ट्रंप इनके साथ अब गुडी गुडी चलेंगे या कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है? देखिए, ट्रंप इनके साथ अच्छे चलें या बुरे चलें, जो ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का मामला है। क्योंकि अगर अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं और इस हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐसी ऑफर्स अमेरिका को कराई जाती हैं या अमेरिका की कोई मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाते हैं, तो उस सूरत में आप यूँ समझिए कि आप अफगानिस्तान को, जो आपके पड़ोस में बैठा है और जहाँ से आपको पता है कि शोरश एक है, वहाँ पर आपके हालात बिगड़ जाएंगे। दूसरे अल्फाज में, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ कि अगर आप एक और अमरीकी जंग में या अमरीकी मुतालबे के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के वहाँ से लोग बंदे पकड़ कर अगर आप अमेरिका के हवाले करें या उनके खिलाफ किसी किस्म की भी मुहिम जुई में कोई उनकी मुआवनत करेंगे, तो फिर आप ये जमा खातिर रखिए कि जवाब आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम देख चुके हैं। जब आपने पहले अफ़गान जहाद किया उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, फिर जब आपने मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने ये अमेरिका के लिए जंग लड़ी, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की क्या सूरत हाल है ये भी आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप फिर ऐसी कोई मुआवनत अमेरिका को फ्राहम करते हैं या उनके लिए कोई खिदमात अंजाम देते हैं, तो फिर उसका जो नतीजा है वो आपको अपने मुल्क में भुगतना पड़ता है। तो जहां आप इस बात पे खुशियां मना रहे हैं कि जी अमेरिका आपकी खिदमत से राजी हो गया है और उसने आपकी खिदमत के बदले आपको शुक्रिया अदा कर दिया है, तो वहीं आपको ये भी देखना होगा कि उस खिदमत के बदले आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है।
اب یہ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اور یہ کچھ لوگ تو خبریں دے رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں مزید کچھ آپریشنز کی طرف بھی جایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے سرے سے ایسا لگتا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں اس میں ایک خرابی بھی ہمیں نظر آئے. تو خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو آپ اس بات کا خدشہ موجود رکھیے کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی مزید بھی خدا نخواستہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جب آپ ادھر ان کے ساتھ ایک الائنس کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں مدد دیتے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن آپ کے اوپر آتا ہے، اور یہ پھر وہی صورتحال ہوگی جس کی طرف بہت سے جو لوگ ہیں، مراد سعید ہیں، باقی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور بھی بہت سے جو انڈیپینڈنٹ ویوز رکھتے ہیں لوگ، وہ بھی اس بارے میں اشارہ دے رہے ہیں کہ اس طرح آپ کے اپنے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیے نا، افغانستان کے ساتھ تو اور کئی ممالک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہی اس کے معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ تو ٹھیک چل رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان ہی کے تعلقات انڈیا سے کیوں خراب ہیں؟ پاکستان ہی کے تعلقات ایران کے ساتھ کیوں نارملائز نہیں ہیں؟ جبکہ باقی یہ ساری کنٹریز اسی خطے میں رہتی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب کے ساتھ تعلقات بالکل نارمل چل رہے ہیں. کسی کو انڈیا سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر، تو کم از کم یا ایران سے یہاں پہ تو کسی کو خدشہ نہیں ہے. کوئی ایک دوسرے کو، افغانستان جو ہے باقی کسی کو تو نہیں پریشان کر رہا، تو پاکستان میں کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہماری پالیسی میں کہاں پہ کوئی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو جنگ ہے یہ بار بار ہمارے دروازے پر آتی ہے، اور پھر ہمیں مجبوراً اس کو اپنی جنگ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ہمارے اپنے جب شہید ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہم تو اپنے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ اسی طرح کا ایک اگزامپل ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہمیں سیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. آج امریکی سیکرٹری دفاع نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے کہ جی انہوں نے دہشت گردی کے لیے یہ جو ایک کردار ادا کیا یا جو بندہ پکڑ کے دیا، یہ بڑا اچھا کام کیا، تو شکریہ اس کا. لیکن یہ شکریہ خدا نخواستہ کوئی بہت بھاری نہ پڑ جائے. اس بات پہ یہ خوشیاں تو منا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایز ریاست ہم فیصلہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہم مزید کوئی ڈو مور کے مطالبے کے اوپر اب پھر چلنا شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ڈالرز بھی ملیں، ہمیں ایڈز بھی ملے اور ہمارا کاروبار چلتا رہے؟ یا ہم اپنے لوگوں کو سیکیور کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے کہ جناب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے ملک کے مفاد میں ہوگا، نہ کہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا؟ تو یہ اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک واضح موقف جو ہے وہ آنا چاہیے سامنے. باقی ایک جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات ہیں اس کے بارے میں آج کامران شاہد صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو حالات بڑے بہتر ہو رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ملک تو آگے بڑھ رہا ہے وغیرہ. اب ایک تو یہ مطلب ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں 1 روپے کی سرمایہ کاری نہیں ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کی 80% عوام جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک سے لوگ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت میکسیمم کسی ملک سے لوگ اگر جا رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ ہے یہ سب کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جانی نقصان ہو رہا ہے، اور پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نارمل ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے، تو پھر کیا ہی کہنے اس سوچ کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بار بار ہم بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو صرف اور صرف سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آئے تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ امن چین سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہری سی بات ہے، احتجاج ہوں گے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب وہ خود باہر نکلیں گے تو لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے. تو پھر آپ کیسے اس طرح معاملات کو نمٹائیں گے جیسے آپ پہلے نمٹاتے رہے؟ تو اسی وجہ سے اس چیز کا خوف ہے اور اسی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی صورت میں کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بھی اب ایک اگریسو اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے کہ جو 1-2 کیسز ہیں اس کے اوپر ذرا اب فاسٹ سپیڈ سے کام کریں. مختلف درخواستیں جن کو روکا ہوا تھا وہ فوری دائر کریں، ارلی ہیئرنگز کی درخواستیں دائر کریں، ایک وکیل کئی کیسز کے حوالے سے جو کام کر رہے تھے اور ٹیم کو اس میں بزی کریں اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں، اور قابل وکلا جو ہے، پروفیشنل وکلا جو ہے ان کو لگایا جائے. تو عدالتی محاذ پر
पूरी तरह जंग लड़ी जाए, भले कैसे ही जज क्यों ना बैठे हों, भले जैसी मर्जी अदालतें हैं, लेकिन अदालती महाज पर इसको पूरी तरह आगे लेकर जाया जाए। दूसरा, बिल्कुल इस मामले पे बात हुई है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद बनाना है उसके ऊपर जो है वो मामलात में पेशरफ्त की जाए। इस सिलसिले में सलमान अकरम राजा साहब को, जैसे कि उन्होंने खुद भी बताया था, कि टास्क दिया गया है। अच्छा, इसके मुतालिक जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े करीबी हैं, उनका जो एक इंटरव्यू मैं आज देख रही थी ARY के चैनल के ऊपर, तो वो ये बात कर रहे थे कि जी PTI जो है उसके अंदर कन्फ्यूजन्स रहती हैं, डिविजन्स हैं, जिसकी वजह से फिर हम भी इनके साथ चलने में परेशानी का शिकार रहते हैं कि पता नहीं कल इनका मौक़िफ़ क्या हो। अब वो इस पे जो मिसाल दे रहे थे वो ये कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बिल्कुल जहाँ पे इनको तमाम निकात पे लगा कि हाँ ये ठीक है, तो वहीं पर अग्री किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि जी हम तो इन निकात पर अग्री नहीं कर रहे थे। तो अब ये एक अजीब और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो अब्दुल गफूर हैदरी की तरफ से लगाया गया है, जबकि PTI इस बारे में जो ऑफिशियल उनका स्टांस है वो तो ये कहते हैं कि जनाब हम तो 26वीं तरमीम के खिलाफ थे, इसीलिए हमने इसको वोट नहीं किया। लेकिन इनका ये कहना है कि कहीं नीम रजामंदी थी PTI की और इसी वजह से हमने भी जाके वोट किया। लेकिन वजह जो कोई भी हो, बात ये कि डिफरेंसेस तो हैं और इसी वजह से जो इस पे आप कह लें कि इत्तेहाद है उसमें आगे कामयाबी नहीं हो सकी। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना के लिए ये तो डिसाइसिव मोमेंट है कि उन्होंने क्या अब तय करना है, लेकिन उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है PTI की, जो कि ईद के बाद अभी कह रहे हैं कि तहरीक के लिए, उससे पहले ही ये भी बात हो रही है कि अडियाला के बाहर धरनों वगैरह का सिलसिला, प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू किया जाए। फिलहाल मुझे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ईद के बाद इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब एक जो खबर मैंने ज़ईम लगारी साहब के हवाले से आपको देनी थी, वो सहाफ़ी जिन्होंने ग्रीन लाइन जो बाइकर लाइन थी उसके मुतालिक स्टोरी की थी, फिर उनको लापता किया गया, फिर एक हफ्ते बाद उनकी खुलासी हुई और फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक रखा गया था, और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने फिर भी कहा कि वो इस सारे मामले के ऊपर अपनी जो रिपोर्टिंग है जारी रखेंगे और वो खामोश नहीं होंगे। अब उनकी तरफ से मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें वो ये जिक्र कर रहे हैं कि उनके ऊपर फर्दर दबाव डाला जा रहा है और उनको हरासा किया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, तौहीन मरियम जो है वो एक मुसीबत बन चुका है सहाफ़ी बरादरी के लिए ख़ास तौर पर, और इसी बुनियाद के ऊपर लोगों को हरासा भी किया जा रहा है और उनको जिस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है और उनके लिए मसाइल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि सहाफ़ी फिर भी बहुत तादाद में ऐसे हैं जो हक और सच पे डटे पड़े हैं। बहरहाल इससे मुझे एक स्टोरी और डिस्कस करनी थी, जो बॉयकॉट मुहिम चलाई गई थी फौजी प्रोडक्ट्स के खिलाफ। इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प ये आज 2 दिनों से मैं सूरत हाल देख रही हूँ कि फौजी प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट मुहिम काफ़ी 26 नवंबर के बाद तेज़ चली और उसका कुछ ना कुछ हमें इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहा था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर और चीज़ हो गई और फिर उसकी सोशल मीडिया पर उस तरह से कैंपेन थोड़ी थम सी गई थी। लेकिन शायद कहीं उसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा हो, ये नहीं मैं कह सकती, लेकिन बहरहाल उस तरह से वो लाइमलाइट में नहीं थी। हुआ ये कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो कि एक सहाफ़ी भी हैं और शायद वैसे PTI के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश की थी, टिकट विकेट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन बहरहाल उनका तासुर जो है वो बहुत से PTI के हलकों में यही है कि वो बेसिकली हैं तो PTI के सपोर्टर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से उनको कहीं ना कहीं जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ उनके ताने बाने फिट हैं। तो ये उनके बारे में एक तासुर है जो अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो आज़ाद डिजिटल चैनल से वाबस्ता भी हैं। जब बोल्ड TV बंद हुआ था उस वक्त वो बोल्ड से वाबस्ता थे। वहाँ से नौकरी जाने के बाद आप यूँ कह लें कि उनके जो यानी उसके बाद वो कुछ अर्सा शायद नहीं किसी जॉब पे थे, लेकिन फिर आज़ाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो अब वो बरसरे रोज़गार तो है और आज़ाद आपको पता है कि इनका चैनल है। अच्छा, कुछ दिन पहले मखदूम शहाबुद्दीन साहब की तरफ से एक एड जो था वो सामने आया जिसमें वो नूरपुर जो कि आपको पता है फौजी प्रोडक्ट है एक और डेयरी प्रोडक्ट है, उसके हवाले से एक पूरा कैंपेन करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि नूरपुर की जो डेयरी मसनूआत हैं वो किस कदर ज़बरदस्त तरीके से तैयार की जाती हैं और बड़ी हेल्दी इन्वायरमेंट में तैयार की जाती हैं और बड़ी मुफीद है सेहत के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी वो कैंपेन कर रहे थे।
अब एक तरफ पीटीआई के जो बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो तो इसकी बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं और इधर से शहाबुद्दीन साहब ने उसके हक में जो है वो कैंपेन चला दी। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि उन्हें भी शदीद फिर तनकीद का सामना करना पड़ा। बहुत मीम्स बनी, बड़ी उनके ऊपर लतीफ़े भी बने, बड़ी बदतमीज़ी भी हुई, सब कुछ हुआ उनके साथ। और फिर लोगों ने उनको बुरी तरह से इंसल्ट भी किया और काफ़ी उनको डेंट पड़ा, क्योंकि अदरवाइज़ वो बड़े मिलियन फॉलोअर्स के अपने वो रखते हैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर, लेकिन व्यूअरशिप में ज़ाहिर फ़र्क पड़ा जब लोगों को उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक हो गया। तो शक तो पहले भी था, इस वाले मामले से ज़रा और वो स्ट्रेंथन हुआ शक। अच्छा, वो सूरत हाल हुई और उसके बाद फिर दोबारा लोगों ने उस बॉयकॉट मुहिम को भी चलाना शुरू कर दिया कि ले जी ये इसलिए आके इश्तहार बनाना पड़ा है क्योंकि बॉयकॉट मुहिम जो थी वो बड़ी कामयाबी से चल रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से बॉयकॉट मुहिम जो थी फौजी प्रोडक्ट्स की उसको सोशल मीडिया पर ऑन कर दिया। अब 2-3 दिनों के बाद मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो आप लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद की है वो सर आंखों पर, लेकिन मैं वजाहत कर दूं कि एक तो आज़ाद डिजिटल चैनल से जो ज्वाइन होने की बात है तो वो तो और भी बहुत सारे साफी हैं और वैसे ये बात उनकी ठीक है। अमीर अब्बास साहब हैं जो कि इस रजीम के ऊपर तनकीद करते हैं, प्रो पीटीआई अक्सर बात करते हैं, लेकिन वो अक्सर आज़ाद पर आपको नज़र आते हैं। फिर काज़मी साहब बहुत क्रेडिबल नाम है, वो भी आपको नज़र आते हैं आज़ाद के ऊपर, लेकिन बहरहाल मौक़िफ़ तो वो अपना ही देते हैं, उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादातर जो उसमें तादाद है वो ऐसे लोगों की है जो एंटी पीटीआई हैं और प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो वो हमें वो ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। बहरहाल मखदूम साहब की ये बात तो किसी हद तक समझी जा सकती है कि ठीक है, लेकिन जो दूसरी उन्होंने बात की कि उन्होंने ये नूरपुर के ऊपर ऐड क्यों बनाया, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी ये 26 नवंबर से पहले उन्होंने जाके एक रिसर्च की थी कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये उस वक्त का पूरा कैंपेन का सिलसिला था और उस वक्त 26 नवंबर का वाक़या नहीं हुआ था। तो ये जो बॉयकॉट मुहिम है ये तो वैसे भी 26 नवंबर के बाद स्टार्ट हुई है। तो एक तरह से उन्होंने ये बताया कि जनाब ऐसी बात नहीं है कि वो कोई इसकी हिमायत में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करना मुश्किल है, उसकी वजह ये कि अगर 26 नवंबर से कहीं पहले ये ऐड बना था तो ये उसी वक्त जारी क्यों नहीं हुआ, ये 3-4 महीने के बाद क्यों जारी हुआ। तो ये एक अजीब बात है कि 5-6 महीने तक ऐड को संभाल कर रखा गया और फिर अब कहीं जाके उसको जारी किया गया। तो इसमें थोड़ा सा झोल है, बाद में समझ में आने की बात नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि नूरपुर के जो एड्स हैं पहले तो नॉर्मल रूटीन के जो बनते थे टीवी वगैरह के लिए उसी पे थे, ये तो बाकायदा ऐसे लग रहा था कि जैसे बॉयकॉट मुहिम से जो डेंट पड़ा है उसको कवर करने के लिए ऐसा कोई ऐड बनाया गया। लेकिन जब देखा कि उसका असर तो उल्टा ही हो गया, उल्टा बॉयकॉट मुहिम भी दोबारा शुरू हो गई और दूसरा जिस एंकर बेचारे को इस सिलसिले में सामने लाया गया उनकी अपनी जो थी वो उसके ऊपर क्लास लग गई, तो उसके बाद शायद फिर इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन की गई हो। बहरहाल वजह कोई भी हो, लेकिन ये है कि अब आप इससे जो मैंने अख्ज़ किया मामला वो ये था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये हालात आ गए हैं कि जो भी फ़ौज के हक़ में बात कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हो, लेकिन वो खुद इस कदर तनकीद का निशाना बनता है, इस कदर नफरत का निशाना बनता है कि उस बेचारे को आके वजाहतें देनी पड़ती हैं कि जनाब ऐसा नहीं था और वैसा था, वैसा नहीं था और ऐसा था। तो कहीं वो इदारा जो कभी लोगों के साथ जिसकी वाबस्तगी पे लोग फ़ख्र महसूस करते थे और बड़ी खुशी से बताते थे कि हाँ जी हम तो वहाँ पे बड़े लिंक्स रखते हैं, अब वो सूरत हाल हो गई है कि लोगों को छुपाना पड़ता है कि जनाब हमारे लिंक्स हैं या हमारा कोई वाबस्तगी है या हमारा कोई जान पहचान वाला बंदा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़्यादा जो एक आप कह लें कि गैर मकबूलियत हो चुकी है, नापसंदीदगी का इजहार है, और ख़ास तौर पर इसमें जो एक पीक आई है ना वो 26 नवंबर के वाक़ये से आई है। उससे पहले तक लोग फिर भी इस वाली थ्योरी को भी ओन करते थे कि जी कुछ ऊपर के जर्नैल होते हैं वो गलत फैसले करते हैं, लेकिन बाकी फ़ौजी तो बहुत अच्छे हैं और बाकी फ़ौज तो हमारी है। लेकिन पिछले 2.5-3 साल में जो कुछ हुआ है तो लोग ये अब सवाल करते हैं कि जनाब सिर्फ फौजी फैसले नहीं करते, उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे वाले लोग करते हैं, तो फिर हम कैसे कह दें कि जनाब ये सारे बहुत अच्छे हैं, ये तो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारा कुछ होता है। और फिर एक्सट्रीम जो हद क्रॉस की गई वो तो फिर 26 नवंबर के दिन की गई कि जहाँ तक फिर भी एक भरम था कि जनाब कुछ भी हो जाए फौज अपने लोगों को गोली नहीं मारती,
उस दिन ये भी जब हो गया तो फिर लोगों का जो एक भरम था वो टोटली टूट गया, और फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा कि इस वाले बयानिए को भी कोई ओन करने के लिए तैयार हो रहा हो कि हाँ जी ठीक है जर्नैल तो अच्छे हैं लेकिन फौज, जर्नैल अच्छे नहीं लेकिन फौज बहुत अच्छी है। तो अब लोग इस मामले पे भी सवाल उठाते हैं कि नहीं जी इन्होंने कैसे गोली चलाई। तो ये एक जो है ये फैक्ट है, और इसको अब समझना पड़ेगा कि यहाँ तक अब सिचुएशन आ गई। मेरे ख्याल से मुशर्रफ के दौर के आखिर में लोग कहते थे कि जी फौज बड़ी अनपॉपुलर हो गई और इस तरह हो गया, शायद ये उससे ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल है। इस कदर पॉपुलर अनपॉपुलर वो उस दौर में भी नहीं थी जैसी अब हो गई है, क्योंकि मैं वाकई मखदूम साहब के हवाले से ये बात सोच रही थी कि किस कदर उसको तनकीद का निशाना बनना पड़ा, इसलिए कि उसने फौजी प्रोडक्ट के हवाले से एक ऐड किया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर लोगों के जज्बात का आलम है क्या। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।